कल रात 8 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जब मैं यहाँ खड़ा रहूँगा कल रात 8 बजे तो आपको ये बता रहा हूँगा कि दिल्ली किस पार्टी ने जीत लिया है। सब कुछ पता चल जाएगा। दिल्ली चुनाव कौन जीत गया है, दिल्ली के दिल में कौन है, साफ हो जाएगा। लेकिन कल सुबह 7 बजे से काउंटिंग की हर खबर सबसे पहले विस्तार न्यूज़ पर हम दिखाएंगे। 7 बजे से आप विस्तार न्यूज़ लगा लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर दिखाता हूं। लेकिन जब अमेरिका से प्रवासी आते हैं कहां, भारत, और हाथों में पैरों में हथकड़ी होती है तो विदेश की खबर भी दिखाता हूं। जो आपके लिए देखना और जानना जरूरी हो वो सब कुछ दिखाता हूं। इसलिए कहता हूं कि रात 8 बजे सीधे मुद्दे की बात देखिए। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके साथ ही विदेश की सभी खबरों से अपडेट हो जाइए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आज कौन कौन सी खबर है जो आप देखने वाले हैं। आज सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की ही करेंगे। कल दिल्ली में वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया है, यानी विधायक खरीद फरोख्त का। कह दिया है बीजेपी हमारे विधायक मंत्रियों को 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है। क्या है पूरा मामला, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात महाकुंभ की करेंगे। जैसा मैंने आपसे वादा किया है, आज महाकुंभ में फिर से आग लग गई। फिर से आग लग गई। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी 2 बार आग लग चुकी। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। भोपाल में 130 दुकान और 384 मकान तोड़े जाएंगे। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। चौथी खबर में बात जबलपुर की करेंगे। जबलपुर को स्मार्ट बनाओ, कबाड़ नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं जानते हैं? जबलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्लान बनाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक इसे भी चाट गई। पूरी खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा। पांचवी खबर में बात करेंगे नीमच की सरपंच जी ने 500 रुपए में अपना पद ही बेच दिया। सरपंच पति वाला मामला तो सुनते ही रहे होंगे, लेकिन ये अजब गजब मामला है। बताइए, ऐसे सरपंच नहीं चाहिए भाई। छठी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दंतेवाड़ा में कल रात नक्सलियों ने एक सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी। सरपंच चुनाव लड़ना चाह रहे थे। बताइए, सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, नक्सलियों ने मार डाला। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की। यह मालिक के घर चोरी करके नौकर महाकुंभ नहाने चला गया। पूरी खबर बताएंगे। सोचिए, एक पाप किया पैसा चोरी का, वहां पुण्य कमाने चला गया। ऐसा नहीं होता है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले दिल्ली चुनाव पर बात कर लेते हैं। केजरीवाल के आरोप पर एसीबी की पूछताछ। एसीबी ने पूछताछ की है, जो इन्होंने आरोप लगाया था कि 12-12 करोड़ 15-15 करोड़ रुपए में इनके विधायक खरीदे जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई खरीद रहा है तो आप बिक क्यों रहे हो। खैर, सिर्फ 12 घंटे बाद ठीक 8 बजे दिल्ली के दिल में कौन है, इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे सबसे पहले विस्तार न्यूज़ पर दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाएंगे। एक एक सीट का समीकरण समझाएंगे। दिल्ली और दिल्ली के नेताओं के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति है आज। लेकिन काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर जमकर राजनीति हो रही है। मामला ऊपर राज्यपाल तक पहुंच गया है। एसीबी नोटिस लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई है। दिन भर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की ही चर्चा रही, इसलिए आज विस्तार से बात करूंगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया है। बताइए, अभी नतीजे भी नहीं आए और अभी से ऑपरेशन लोटस का आरोप लगने लगा। गजब हाल है भाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि उनके 16 से ज़्यादा प्रत्याशियों के पास बीजेपी की तरफ से ऑफर आ चुके हैं। संजय सिंह का आरोप है कि आप विधायकों और प्रत्याशियों को बीजेपी 15-15 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। सोचिए, 15 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर करने का आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ी रकम होती है। संजय सिंह के दावे के कुछ घंटे बाद ही आपके 3 प्रत्याशियों ने पोस्ट कर दावा किया कि उनके पास बीजेपी की तरफ से कॉल आ रहे हैं, फोन किया जा रहा है, और बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत करते हुए कहा है कि अब केजरीवाल आरोप लगाकर भाग नहीं सकते। या तो केजरीवाल 15 करोड़ के ऑफर के सबूत दें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी तो एलजी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को चिट्ठी लिखकर जांच आगे बढ़ा दी। इसके बाद एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची।
और इन आरोपों को लेकर पूछताछ की। दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग पर दिन भर चली हलचल को समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए। आप नोटिस दीजिए, ना इनके पास कोई नोटिस है ना कोई इंस्ट्रक्शन है। क्या कंप्लेंट है? कहां से कॉल आई? कौन से नंबर से कॉल आया? जांच करें। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और बोले आपके फायदे के लिए ये है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया। अब इन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन, लूट ऑपरेशन, एमसीडी में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई है, इसलिए उनको दिख नहीं रहा जो नंबर सार्वजनिक भी किया गया, जिससे कॉल आया, जिससे 15 करोड़ की ऑफर आई, जिससे मंत्री पद ऑफर किया गया, ये सार्वजनिक भी किया है और इसकी बकायदा शिकायत भी की है एसीबी के पास। वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे तो कल के बाद पता चलेगा। आम आदमी पार्टी का तो यही काम है। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से मिलकर खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा अपनी नाकामी में दूसरों के कारण नजर आते हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दिल्ली में दिन भर खूब राजनीति हुई, बयानबाजी हुई। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि एसीबी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान दर्ज कर लिया है। दिल्ली चुनाव में 14 एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिनमें 12 ने दिल्ली में बीजेपी को बहुमत दिखाया है। अब आम आदमी पार्टी के आरोपों को इसी एग्जिट पोल से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में अभी क्या माहौल है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और क्यों इस तरह का विवाद पनप रहा है, ये समझने और आपको समझाने के लिए मैं सीधे लेकर चलता हूं दिल्ली। और दिल्ली में मेरे सहयोगी अमृत तिवारी हैं। अमृत जी, सरकार किसकी बनेगी ये तो कल साफ होगा, लेकिन सरकार से पहले ये जो घमासान मचा हुआ है, इसको थोड़ा आप साफ कीजिए, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए ज्ञानेंद्र जी, एक हिंदी बेल्ट में कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। वैसा ही कुछ आज जो है कारनामा होता दिखाई दिया। कल ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए जाने लगे, ट्विटर पे पोस्ट किया जाने लगा, एक्स हैंडल पे, कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश हुई है, अटेम्प्ट हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने एक स्क्रीनशॉट नंबर का देते हुए एक अपने एक्स प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट किया। उसके बाद से ही जो है आज दोपहर के टाइम क्या हुआ कि एंटी करप्शन की ब्यूरो उनके घर पहुंच गई, और वहां जाकर के जब पहुंची तो अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से एक बहुत ही भयंकर जो है कहा जाए कि एक उसका जो है विरोध प्रचंड दिखाई देना शुरू हुआ। मैं खुद वहां पे मौजूद था और देखा कि किस तरह से गेट बंद थे, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अंदर थी, और जहां पे अरविंद केजरीवाल अपने कमरे में बैठे हुए थे, उनका परिवार था, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहां तुरंत ही वहां पे लीगल टीम जो है अरविंद केजरीवाल की वो भी पहुंची, और वहां आकर के उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रही, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ दिया गया, और एक किसी दूसरे के इशारे पे ये पूछताछ की कवायद चल रही है। तो भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि जब ये सवाल आपने उठाया है कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, तो आप जो है जांच एजेंसियों से डर क्यों रहे हैं, आप पड़ताल से डर क्यों रहे हैं, आप भाग क्यों रहे हैं, ये सवाल तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जाने लगे। तो ये गहमा गहमी का दौर रहा, और 1.5 घंटे के इंतजार के बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो बाहर निकली, तब उन्होंने एक नोटिस थमा दिया कि आज ही के दिन जो है जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है वो जवाब दाखिल करे कि जो उनके 5 उन्होंने सवाल पूछे थे, जिसमें अहम सवाल यही था कि जो पोस्ट उन्होंने एक्स पे किया था उसके क्या बुनियाद है, और क्या मानते हैं कि जो उसमें कंटेंट उन्होंने लिखा है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई है, 16 विधायकों को 15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, वो इसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, और जो विधायक उनकी डिटेल दीजिए, जिन लोगों ने फोन किया उनके नंबर और बाकी चीजें हमें मुहैया कराइए। तो ये सारी चीजें एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अब इधर वार नहीं हुआ। जितने विस्तार से आपने जानकारी दी है अमृत, जितने विस्तार से आपने जानकारी दी है और हमने खबर बताई है, 24, 26, 90 का तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली चुनाव की जो खबर है उसमें 2 तिवारी सब पर भारी हैं, ये मैं जरूर कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात महाकुंभ की कर लेते हैं।
महाकुंभ की क्या बात करेंगे और क्यों बात करेंगे। महाकुंभ में आज फिर आग लगी थी। आग लगती है तो ये लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो गया, क्योंकि एक भगदड़ ने पूरे कुंभ में ये बता दिया था कि लोगों की जान भी गई है। आज क्या हुआ है, कैसे आग लगी है, कहाँ आग लगी है, सब कुछ बता देता हूँ। प्रयागराज महाकुंभ का हर अपडेट आपको हर दिन दिखाता हूँ। पहले दिन से अब तक कुंभ का हर अपडेट देता आ रहा हूँ। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कुंभ की हर खबर आपको हर दिन दिखा रहा हूँ। तो कुंभ में आज क्या अपडेट है, चलिए बता देता हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ। कुंभ से शुक्रवार सुबह एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर आई। खबर थी कि महाकुंभ में फिर से आग लग गई है। कुंभ में आग लगने की ये तीसरी घटना थी। सुबह करीब 11 बजे कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी थी। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सेक्टर 18 में संत हरिहरानंद के पंडाल से अचानक सिलेंडर फटने की आवाज आई और इसके बाद आग लग गई। सेक्टर 18 में लगी इस आग में करीब 20 से 22 पंडाल जल गए। गनीमत ये रही कि आग की खबर मिलते ही अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 40 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, ये अच्छी खबर है। लेकिन आग लगने के कुछ देर बाद तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया था। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कई पंडाल जलकर खाक हो गए। हालांकि कुछ देर बाद हालात को काबू में कर लिया गया। आग लगने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सूचना मिलने के बाद तत्काल 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उनने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है। संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ में अब तक की सबसे भयावह आग 19 जनवरी को लगी थी। 19 जनवरी को शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में आग लगी थी। आग में गीता प्रेस के करीब 180 कॉटेज जल गए थे। उस समय भी मेला प्रशासन ने आग पर तुरंत काबू पा लिया था और घटना के कुछ मिनट बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे वाली जगह का दौरा किया था। फिलहाल आज की घटना के बाद हालात सामान्य हैं और अभी कुंभ में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं? अभी कुंभ में क्या चल रहा है? अभी क्या कुंभ में चल रहा है, ये जानने और दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप कुंभ जाएं तो भीड़ कैसी मिलेगी। सीधे प्रयागराज चलते हैं। प्रत्यक्ष जुड़ गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जुड़ गए हैं अनमोल तिवारी। अनमोल तिवारी के पीछे मुझे थोड़ा सा कलरफुल माहौल दिख रहा है। दिख तो प्रत्यक्ष के पीछे भी रहा है, महादेव की फोटो दिख रही है, लेकिन पहले मैं कलरफुल वाले रिपोर्टर के पास जाऊंगा। अनमोल, बताइए और दिखाइए क्या है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए आज महाकुंभ का 26वां दिन है और देखिए आज भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है जो पिछले 25 दिनों से लोगों में महाकुंभ को लेकर उत्साह है। फिलहाल देखिए मैं श्री गुरु काशनी शिविर में हूँ और यहाँ पर कुछ जो है बैंड पार्टी है जो नेपाल से आए हुए हैं और यहाँ पर एक जोड़ी की शादी की जा रही है। तो ये बहुत ही खास अवसर है यहाँ पर और महाकुंभ में जो है इनके तरफ से जो है यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ और आप इस तस्वीर इसको महसूस कीजिए क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल आपको बजाना आता है या नहीं? अनमोल, जरा बजा के देखना है कि ये डम डम डमरू, बड़ा वाला डमरू बजा के देखो। नेपाल से पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर ये बजाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए दादा आप लोग? कहाँ से आए? नेपाल से आए और हमारे नेपाल के इसको नौमती बाधा बोलते हैं, जो आज हमारे यहाँ बेटियाँ का कन्यादान भी हो रहा है और हमारे ये संपूर्ण जितने भी भाई लोग हैं नेपाल से आए हैं, स्पेशली कुंभ मेला और यहाँ हमारे कन्यादान भी आज। और कुंभ मेला यहाँ पे प्रयागराज में इतना अच्छा हम लोग प्रोग्राम देखे और इतना अच्छा व्यवस्था देखे और उसके साथ साथ हमारे बेटियाँ के कन्यादान भी हो रही है आज। शादी में आप लोग प्रस्तुति दे रहे हैं?
हाँ जी, ये शादी के लिए हमारे नेपाल में जो हिंदू सनातन हिंदू रिवाज है उसको हमेशा जिंदा रखने के लिए हमारे जो परंपरा है उसको हम लोग हमेशा फॉलो कर रहे हैं। और ये हमारे जैसे टेम्पो ढोलक मजा आ रहा है कुंभ में? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हैं ये इसको क्या बोलते हैं? टेम्पो बोलते हैं। दादा कुंभ में माहौल ठीक है? हाँ जी, माहौल ठीक है कुंभ में? हाँ ठीक है जी। कहाँ से आए? नेपाल से। बताइए। ठीक है अनमोल, बजाते रहिए, आप भी बजाइए, नाचिए, इसी तरह से नाचते रहिए, मौज लीजिए, आनंद लीजिए। कुंभ में इतना समय मिल गया। अरे गा रहे हैं क्या ये? समाज हम लोग जयपुर से भी हमारे गोरखाली भाई लोग। चलिए ठीक है, दिखाते रहिए तस्वीर। मैं जाता हूं प्रत्यक्ष के पास। प्रत्यक्ष, आप कहां खड़े हैं, क्या दिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि कुंभ में जो भीड़ है वो भीड़ कितनी आ रही है, बढ़ रही है, घट रही है? 12 तारीख के स्नान को लेकर क्या माहौल है, ये सब कुछ बताइए मुझे। अभी कुंभ के हालात क्या हैं? सामान्य है, भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक कैसा है, शहर जाम है या नहीं है? भीड़ है वो बढ़ी है और यहाँ पे जो लगातार लोगों की संख्या है, जैसे कल 70 लाख लोगों ने स्नान किया था और आज के दिन में जो संख्या है वो 2 से 3 लाख बढ़ी है। और जैसे 12 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, 2 चीज़ देखने को मिल रही है। पहला ये कि जो अखाड़ा है वो यहाँ से वापस जा रहा है, वापस जाते हुए दिखाई दे रहा है। और जो आम लोग हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं वो यहाँ पे जैसे ही एक खबर मिली है कि यहाँ पे कुंभ में जो भीड़ है वो कम हो चुकी है, उनकी संख्या बढ़ गई है, तो आउटर सर्कल पे जो लोग हैं उन्हें रोका जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था वो बाहर आउटर सर्कल पे कराई गई है और कुंभ के अंदर उन्हें पैदल आना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही जो भीड़ है उसे मैनेज करने के लिए एग्जिट का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। जो लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं, जो विशेष ध्यान है वो इस चीज़ पे रखा गया है कि उन्हें सुचारू रूप से बाहर निकाला जाए। तो जो एग्जिट के कॉरिडोर है उसे बहुत मजबूत रखा गया है। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रुकने वाले लोग हैं, जो रैन बसेरे में रुकने वाले लोग हैं, अगर वो स्नान कर चुके हैं तो उन तक भी पहुँचा जा रहा है और उनसे भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि अगर वो स्नान कर चुके हैं तो उन्हें बाहर निकालने के लिए जो दरवाजे हैं, जो बाहर जाने के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं और अंदर आने वाले लोगों को पैदल अंदर आने की अनुमति है। मेला प्रशासन जो है वो भीतर गाड़ी जो है, अभी फिलहाल के लिए जो गाड़ी है उस पर अभी रोक लगी पड़ी है। और जो बाहर पार्किंग एरिया है वहाँ पे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के वाहनों के लिए वहाँ पे अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आज ही जो नैनी पुल है, जो यहाँ का जो नया पुल है, वहाँ पे आज भारी जाम था और रूट डाइवर्जन यहाँ पे कर दिया गया है। रूट डाइवर्जन के बाद में जो यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी जो पार्किंग क्षेत्र है। ठीक है, मैं समझ गया। अनमोल, आपका भी धन्यवाद और प्रत्यक्ष आपका भी धन्यवाद। दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाई, अच्छी जानकारी दी। तो कुल मिला के आप यही जानना चाह रहे थे ना कि कैसे जाएं, कितनी भीड़ है। जो लोग वहाँ हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप स्नान कर लिए हैं तो जाइए, दूसरों को मौका दीजिए। और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सारी कवायद चल रही है। 12 तारीख के मद्देनज़र भीड़ कुंभ में बढ़ रही है। इसलिए अगर आप जा रहे हैं, या तो आप लखनऊ से आ रहे हैं, या तो आप रीवा की ओर से जा रहे हैं, या बनारस की ओर से आ रहे हैं, तो आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी व्यवस्था कर लीजिएगा। मेरा काम था आपको सावधान करना, आपको बताना, ठीक है। और मेरी आउटपुट हेड श्वेता राय कल ही लौटी हैं कुंभ से। वो 8 घंटे जाम में फंसी रही। तो आपको बता दूं कि प्रयागराज से रीवा वाले रास्ते में 8 घंटे का जाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की किसकी बात करेंगे? भोपाल में 110 दुकान और 384 मकान कहाँ तोड़े जाएंगे? कहाँ तोड़े जाएंगे भाई? बड़ी संख्या में, आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आबादी के साथ बढ़ते ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। शहर में कई जगह फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। नए और पुराने शहर के बीच सुभाष ब्रिज बनाया गया था, जिसे साल 2023 में शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसकी एक लेन नहीं बन पाई। वजह थी मोतीनगर बस्ती का अतिक्रमण, जिसके चलते यहाँ विकास की रफ्तार भी सुस्त पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने तय किया कि सुभाष ब्रिज को चौड़ा किया जाए और इसकी 3rd लेन बनाई जाए।
अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी खबर मोती नगर के रहवासियों और दुकानदारों के लिए बुरी खबर लेकर आई है। इस लेन को बनाए जाने के लिए 384 मकान और 110 दुकानों को हटाया जाएगा। अब इन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सुभाष ब्रिज अभी 2 लेन का है, लेकिन इसे चौड़ा करके 3 लेन का बनाने के लिए कई सालों से कवायद चल रही है। देख लीजिए, हम आपको ड्रोन के सहारे भी पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। अब इस ब्रिज की 3री लेन बनाने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया गया है और इसी लेन के लिए राजधानी के मोती नगर में 384 घरों और 110 दुकानों को तोड़ा जाएगा। प्रशासन ने इन घरों और दुकानों को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने ना तो कोई मुआवजा दिया है और ना ही इनके रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है। बुलडोजर चलाने से पहले पुलिस लगातार पूरी बस्ती में अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग अपनी स्वेच्छा से सामान हटा लें। कुछ लोगों ने सामान हटा भी लिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो लोग कहाँ जाएंगे। ये सवाल तो है। भोपाल की डीपीसी जोन 1 प्रियंका शुक्ला ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया है। जिनकी दुकानें यहाँ सालों से हैं, वो लोग रो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों के साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के पास भी पहुंचे। नेताओं का कहना था, बस्ती में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घरों में 1 या 2 दिनों बाद शादी है और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं कुछ दिनों में होनी है। तस्वीरों में दिख रहे परिवार के घर में 4 दिन बाद शादी होनी है। घर वालों का कहना है कि अब शादी की तैयारी करें या यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की तैयारी। परिवार की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई हैं। अब इन सब का क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ परिवारों से हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने बातचीत की है। पहले भोपाल के मोती नगर से ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए। अब दुकानों को हटाने को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन ने आज का और समय दिया है। कितने साल पुरानी आपकी दुकान है? ये करीब 50 साल हो गए मैडम। यहाँ से हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है प्रशासन, बहरहाल विस्थापन करने के लिए कहीं तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। 4 महीने के अंदर ही मालूम सब घर मकान दुकान टोटल। अब बच्चों के एग्जाम है, त्योहार आ रहे हैं, इस परिस्थिति में कहाँ पर जाए। सरकार ने भीख मांगने तक के लिए बैन कर दिया। अगर ये टूट गए मकान दुकान तो भीख मांगने तक के लिए मोहताज है। आपको भी हटाने के लिए बोला गया? यही है मैडम, दुकान ही हटा मैडम। आप सब लोग इमोशनल बहुत, क्योंकि अब बचपन यहाँ भी। शादी वाला घर है जहां पर अभी फिलहाल शादी की तैयारियां होनी थी, जश्न होना था और लोग खुशी के साथ जो पल एक दूसरे के साथ बिताते। हाँ, घर बनाया मेरे बच्चे ने, तो प्यार नहीं होगा क्या? और बच्चों की शादी है, सबसे पहली बात तो मेरे बच्चों की शादी है। मेरे लड़कों के लिए लड़की देखने जाती थी तो कहते थे टपरा नहीं दे लड़की। फिर मकान बनाया बच्चे ने, इसलिए बनाया मकान कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए। बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाए? अभी रोड के साइड में हमारा घर है, टूट रहा है। बस डर तो बहुत लग रहा है, चिंता भी हो रही है क्योंकि ये हमारे एग्जाम आने वाले हैं और ये घर हट जाएगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। नहीं, इतना टेंशन है और तोड़ने के लिए और कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। दिन रात बस इसी की टेंशन रहती है। खबर तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया, लेकिन एक बार तस्वीर देखिए कि कौन से घर तोड़े जाएंगे। देखिए जरा, ये देखिए, ये जो आपको सड़क के किनारे घर दिखाई दे रहे हैं, ये विजुअल दिखाइए। ये जो सारे घर, ये ड्रोन से हमने इसलिए ये शॉट लिया है ताकि आप समझ पाएं। ये देखिए, इन सारे घरों को तोड़ा जाएगा और 100 से ज़्यादा दुकानें हैं और 200 से ज़्यादा मकान हैं। ये आप देख रहे हैं, 110 दुकान है, 284 मकान है।
384 माफ कीजिएगा। तो ये सब जो सड़क के किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब तोड़े जाएंगे। और इसी को लेकर हमारी सहयोगी रंजना पहुंची थी लोगों से बात करने कि कैसे वहां पर लोग जो रह रहे हैं वो कितने परेशान हैं। ये आपने देख ली तस्वीर, ये ड्रोन के सहारे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी समझ जाएं। अब अगर सड़क बनानी है, विकास करना है, तो घर और दुकानों को तोड़ना जरूरी है, लेकिन सरकार को इन सब के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इन सब के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके लिए हमने कलेक्टर से भी बात की है। क्या कह रहे हैं भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सुनिए। नहीं, हमारे एडीएम वहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं और दुकानें हटना शुरू हो गई हैं, लोग खुद भी हटा रहे हैं, तो हमारे एडीएम वहाँ पे बात कर रहे हैं। नहीं, अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं कि क्योंकि जिनके पास पट्टे होंगे, जिनके पास स्वामित्व होगा, उनको निश्चित रूप से अल्टरनेट जगह देंगे। तो सर कहाँ पर कभी कोई जगह नहीं, जिनके पास स्वामित्व होगा उनको हम जोगी मुक्त वाले में कवर करेंगे। नहीं, अभी हम लोगों ने कहा है कि जिनका कोई एग्जाम है तो उनके छोड़ देंगे, बाकी लोग अपना स्वतः हटा रहे हैं। पहले इस पूरी बस्ती को 4 फरवरी को तोड़े जाने का प्लान था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिल पाने के कारण मामला 3 दिन के लिए टाल दिया गया था। अब बस्ती वालों और दुकानदारों को फाइनल नोटिस दे दिया गया है और 1 या 2 दिन में घरों और दुकानों को तोड़ा जा सकता है। इसलिए लोग, रहवासी, परेशान लोग क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज़ को प्रशासन तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। स्मार्ट सिटी बनाइए जबलपुर को, कबाड़ मत बनाइए। ये देखिए क्यों लिख रहा हूँ कि जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाओ, कबाड़ नहीं, क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी के तहत कैमरे लगे गए थे निगरानी के लिए, वो सब खराब हो रहे हैं। बीते 1 दशक में एक नाम सभी की जुबां पर खूब आया, स्मार्ट सिटी। लेकिन स्मार्ट सिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा शायद ही कोई जानता हो। स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक से लेकर शिक्षा, सुरक्षा, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक प्रणाली का यूज किया जाता है और ऐसी हाईटेक व्यवस्था को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्लान बनाया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक इसे भी चाट गई। ये स्मार्ट सिटी प्लान अब किस हाल में है, विस्तार से दिखा देता हूँ, सब कुछ समझा देता हूँ। जबलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS शुरू किया गया था। इस पूरी व्यवस्था में सरकार की तरफ से 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस पूरे प्लान के तहत शहर के सभी बड़े चौराहों में ट्रैफिक की निगरानी हाईटेक CCTV कैमरों से की जानी थी। चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए भी गए, लेकिन अब ये व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। CCTV कैमरों का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अब वो धूल खा रहे हैं। ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जबलपुर के 12 बड़े चौराहों को CCTV कैमरों के लिए चुना गया। शहर के 9 एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाकर निगरानी रखी जा रही थी। इसके अलावा 7 चौराहों पर ट्रैफिक और सिग्नल को CCTV कैमरों से ही मैनेज किया जा रहा था। इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया था, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लाइव देखा जा सकता था। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता था तो सीधे ऑनलाइन चालान की व्यवस्था भी थी। लेकिन इस खबर को बताते समय बार बार बता रहा था, थी, थे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ये पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। शहर के चौराहों पर लगाए गए इन हाईटेक कैमरों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। ITMS सिस्टम फेल हुआ तो उसके खामियाजा सबसे बड़ा ट्रैफिक सिग्नल को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जबलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। मैं सबसे व्यस्ततम चौराहे पर मौजूद हूं और यहां पर ITMS सिस्टम के तहत जो CCTV कैमरे लगाए गए थे अब वो किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि ITMS सिस्टम ही पूरी तरीके से फेल हो गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में ना लोग रुकते हैं, ना ठहरते हैं और ना ही उन्हें अब इस बात का डर रह गया है कि उनके घर पे ई-चालान पहुंच जाएगा। यही वजह है कि ITMS सिस्टम जब लागू हुआ था तो सबसे बेहतर व्यवस्था ट्रैफिक की हो गई थी, लेकिन वर्तमान में आप पूरी स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है। ये हाल है शहर के चौराहों का, लेकिन ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ा ये भी आपको समझा देता हूँ। दरअसल ITMS को चलाने का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को ठेके पर दिया गया था। इस कंट्रोल रूम में इंटरनेट कनेक्शन, आधुनिक मशीनरी से लेकर
उनके मेंटेनेंस पर करीब 2 करोड़ रुपए सालाना का खर्च किया जाता था। प्राइवेट ठेका कंपनी ने 3 साल तक तो इस काम को किया, लेकिन फिर इसके बाद खर्चा ना निकाल पाने के कारण कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों ने 2 साल तक व्यवस्था को जैसे तैसे चलाया, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो काम और सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया। अब 28 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी के तहत ITMS को चलाने के लिए मिले थे, उनका हिसाब लेने वाला कोई नहीं। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ITMS के कंट्रोल रूम पहुंचे तो उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। दुर्गेश साहू के साथ कैसा व्यवहार किया गया, ये भी आप देख लीजिए। मेरे पीछे ठीक आप ITMS सिस्टम का ये बोर्ड देखेंगे, जहां पर 12 चौराहों में ITMS सिस्टम की स्थापना की जानी है। 9 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाए जाने थे। 7 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की यहां पर स्थापना की जानी थी। और ये जो ITMS कंट्रोल रूम है, ये आप भव्य बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसकी लागत यहाँ जो बोर्ड पर लिखी हुई है वो तकरीबन 27 करोड़ रुपए है। इसकी 3rd फ्लोर पर जाने की अनुमति नहीं है। हमने यहाँ पर कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना है कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऊपर ताला डला हुआ है। हम ऊपर जा सकते हैं भाई साहब? नहीं सर, नहीं जा सकते। नहीं सर। क्यों नहीं जा सकते सर? ऊपर साइड से नहीं है, हमारे जो सर ने मना किया तो मैं नहीं जा भी सकता आपको। तो वहाँ ऊपर क्या काम होता है? गाड़ी को चलान, चौकड्डे जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है। अब बंद हो गया? पूरा बंद हो गया, कोई काम होता ही नहीं है। ऑफिस बंद पड़ा है। ऑफिस ही बंद पड़ा है। तो आप सुन सकते हैं कि ऑफिस ही बंद पड़ा हुआ है। अब ऐसे में चाहे वो फंड की कमी की बात हो या कोई और टेक्निकल इशू, लेकिन सवाल केवल इतना है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और जनता की गाड़ी कमाई को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण ये ITMS सिस्टम है। जिम्मेदारों से कंट्रोल रूम में दुर्गेश साहू तो सवाल पूछने पहुंचे थे, जवाब नहीं मिला तो हमारे सहयोगी ने नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव से इस मुद्दे पर बात की है। सुन लीजिए उनका क्या कहना है। दरअसल जो इसका टेंडर हुआ था, उस टेंडर का टाइम भी समाप्त हो गया है और साथ में उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था, उससे जो रेवेन्यू आनी थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही हैं अपने को। लेकिन अब शासन से अभी निर्देश मिले हैं कि बहुत जल्द उसकी रिमेनिंग रेवेन्यू भी आ जाएगी, तो हम दूसरा टेंडर जो हमने फ्लोट किया हुआ है उसके बेसिस पे जाके हम इसको दोबारा से चालू करा देंगे। जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं अब मामला संज्ञान में आया है तो फिर से शुरू करने का प्रयास करेंगे। गजब बयान है भाई, इतना महंगा प्रोजेक्ट है, क्या मामला संज्ञान में नहीं आया था? क्यों? क्योंकि ऑफिस बंद हो गया, क्योंकि दुर्गेश साहू को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ऊपर चला जाएगा तो दिखा देगा कि किस तरह से धूल खा रहा है सिस्टम। क्या है ये? लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ये सिस्टम पे बैठे लोगों को दिखाई नहीं देता। रिपोर्टर दिखा रहा है तब कह रहे हैं मामला सामने आया है। हद है, ये कोई जवाब होता है? ये कोई जवाब नहीं होता। आपको ये सिस्टम पहले से देख लेना चाहिए। केवल सरकारी पैसा आहरण करने के लिए, निकालने के लिए, खर्च कर देने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। हमारी और आपकी जेब का पैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश अजब है। कैसे कैसे अजब है? ऐसे सरपंच नहीं चाहिए। कौन है सरपंच? क्या कर दिया है इन्होंने? कहाँ का मामला है? जिला पंचायत नीमच का मामला है। अच्छा, इन्होंने सरपंच ही बेच दी। MP अजब है। और इतना अजब है कि लोग अपने सरपंच के अधिकार को भी बेच दे रहे हैं। शायद ये देश का पहला मामला होगा जहां किसी सरपंच ने अपने अधिकारों को ही बेच दिया है। इंटरेस्टिंग खबर लग रही है? चलिए बता देता हूँ, पूरी खबर बता देता हूँ। नीमच के दाता गांव की सरपंच कैलाशी बाई कछावा हैं और इनका 500 रुपये का स्टाम्प वाला एग्रीमेंट इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कैलाशी बाई ने अपनी सरपंची के अधिकार गांव के ही ठेकेदार सुरेश गरासिया को सौंप दिए। ये अनुबंध 24 जनवरी को किया गया था। इस अनुबंध में गवाह के तौर पर गांव में ही रहने वाले सदाराम, मनालाल और सुरेश के हस्ताक्षर हैं और सरपंच ने भी इस एग्रीमेंट पर साइन किए। अनुबंध में क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। कैलाशी बाई कछावा के साइन किए हुए एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं ग्राम पंचायत दाता की सरपंच हूँ। मैं अपना कार्य करने में असमर्थ हूँ। इस कारण अपने सारे दायित्व और कर्तव्य गांव के ही सुरेश गरासिया को सौंपते हुए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती हूँ। अब पंचायत के सारे काम वे ही करेंगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जहाँ पर भी कहेंगे वहाँ पर मैं अपने साइन करूँगी। गजब माहौल। अब ये लेटर वायरल हुआ तो प्रशासनिक विभाग में भी हड़कंप मच गया। इस मामले में हमने जिला पंचायत CEO अमन वैष्णव का पक्ष भी जानने की कोशिश की। वो क्या कह रहे हैं सुनिए।
कल हमारे पास इस तरह की सूचना आई थी कि जनपद बनासा में दाता जो पंचायत है वहाँ की सरपंच ने उनके जो अधिकार हैं वो स्टैंप 500 रुपये के स्टैंप पर किसी सुरेश नामक व्यक्ति को दे दिए हैं। उनको नोटिस जारी किया गया है पद से पृथक करने का, धारा 40 में लगाई गई है 11 बजे की। जिस तरह का हमें जवाब प्राप्त होगा उसके अनुसार फिर हम तथ्यों का जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि ऐसे सरपंच हमें नहीं चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, तो सरपंच का चुनाव ही क्यों लड़ते हैं? ना लड़ते चुनाव। छत्तीसगढ़ में हो रहा है सरपंच का चुनाव। ऐसे सरपंच मत चुनिएगा जो अपने अधिकार 500 रुपये में बेच दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की ही बात कर लेते हैं। नक्सलियों की हर खबर आपको बताता हूँ। सरपंच चुनाव लड़ना चाहते थे, ये सरपंच बनना चाहते थे। नक्सलियों के गढ़ में सरपंच बनना कितना कठिन है। एक तरफ सरपंच मध्य प्रदेश में अपने अधिकार बेच रही, दूसरी तरफ अपने अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहे थे, नक्सलियों ने मार डाला। सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, नक्सलियों ने मार डाला। हमारे जवान हर मोर्चे पर नक्सलियों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, जिससे नक्सलियों को बहुत नुकसान हो रहा है। नक्सली जब हमारे जवानों का सपना सामना नहीं कर पा रहे हैं तो बौखलाहट में निर्दोष गांव वालों को मार रहे हैं। ग्रामीणों पर नक्सली अपनी हताशा दिखा रहे हैं और ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज चुनाव है और उससे ठीक पहले दंतेवाड़ा में कल रात नक्सलियों ने एक सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी। तस्वीरें देखिए किस तरह से घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मृतक के सिर को सहला रहे हैं, शरीर से लिपट कर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनकी ये चीख नक्सलियों के आतंक की गवाही दे रही है। ये बता रही है कि किस तरह नक्सली आम लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार देते हैं। चलिए नक्सलियों की इस कायराना करतूत का पूरा मामला आपको विस्तार से बता देता हूँ। दरअसल दंतेवाड़ा जिले के अरहनपुर थाने से करीब 3 किलोमीटर दूर सरपंच पारा गांव, जहां नक्सलियों ने सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की उसके परिवार के सामने ही निर्मम हत्या कर दी। आज रात कुछ हथियारबंद नक्सली पहले घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में सो रहे जोगा बारसे की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। नक्सलियों ने जिस जोगा बारसे की हत्या की वो बीते 25 सालों से राजनीति में सक्रिय थे। जोगा और उनकी पत्नी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस दुखद घटना की एक रिपोर्ट देखिए। घर के अंदर 2 लोग से और घर के बाहर 4 लोग थे। पापा अंदर में थे, मतलब बेडरूम से फिर अंदर वाला रूम में घुसे थे, वहीं जाकर सब की। नक्सलियों के द्वारा जोगा बारसे जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं महाराजपुर के, उनकी हत्या कर दी गई है। सर्चिंग अभी जारी है, जल्दी हम उसको कुछ प्रयास करेंगे जो आरोपी उनको पकड़ेंगे। मृतक के घर वालों का ये दर्द नक्सली कभी नहीं समझ सकते। नक्सलियों के अंदर मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं, इसीलिए नक्सली इस तरह की घिनौनी हरकत करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन बस्तर में जनप्रतिनिधियों या निर्दोष नागरिकों की हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। नक्सली अक्सर इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम देते हैं। इससे 2 दिन पहले ही दंतेवाड़ा और बीजापुर में नक्सलियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तो बताइए ये क्या करते हैं? ये कहते हैं नक्सली गांव वालों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे गांव वालों को मार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। 4 फरवरी को बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में भी नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। यहाँ बुगदी चेरू गांव में नक्सलियों ने करम राजू और माडवी मुन्ना नाम के 2 व्यक्तियों को घरों से बाहर खींचकर मार डाला। माओवादियों ने पर्चा फेंक कर दोनों मृतकों पर मुखबिरी का आरोप लगाया था। ये बचेंगे नहीं क्योंकि अब मुखबिरी हर गांव वाला इनका दुश्मन हो गया है। इनमें से मृतक राजू पूर्व नक्सली था जो आत्मसमर्पण करके सामान्य जीवन जी रहा था। वहीं 5 फरवरी को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में नक्सलियों ने हड़मा इमला नाम के एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी। नक्सलियों ने ककाड़ी गांव से हड़मा को अगवा कर लिया और फिर मुखबिरी के आरोप में हत्या कर शव को फेंक दिया। नक्सली अब तक कितने लोगों की जान ले चुके हैं आपको ये भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए
बीते 24 सालों में नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या का आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से नक्सलियों ने सिर्फ बस्तर में ही 1800 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। सोचिए, आम नागरिक। साल 2024 की बात की जाए तो सिर्फ एक साल में ही बस्तर में नक्सलियों ने 68 लोगों की हत्या कर दी थी। पिछले 2 महीनों में नक्सलियों ने करीब 10 लोगों की हत्या कर दी है। देश के किसी दूसरे हिस्से में किसी भी दूसरे संगठन ने इतने लोगों की हत्या नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलवाद कितना खतरनाक है। अब नक्सली ये हत्याएं कर क्यों रहे हैं, आपको ये भी बता देता हूँ। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें पहली बार नक्सलियों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। पिछले 14 महीने में ही 280 से ज़्यादा नक्सली जवानों की गोली का शिकार हुए हैं, मारे गए हैं। इन पे चलपति, कार्तिक जोगन्ना जैसे बड़े कैडर के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। जो नक्सली कभी जवानों को एम्बुश में फंसाकर हमला करते थे, वो अब खुद जवानों के घेरे में फंस रहे हैं, जिससे नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। और अब यही बौखलाए नक्सली अपना गुस्सा निर्दोष गांव वालों पर निकाल रहे हैं। इन हत्याओं को टारगेट किलिंग कहा जाता है, जिसमें नक्सली इसी तरह अलग अलग जगहों पर हत्याएं कर दहशत फैलाते हैं। इन हत्याओं का कोई पैटर्न नहीं होता, यानी कि नक्सलियों का अगला निशाना कौन होगा, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सरपंच, ग्रामीण या फिर किसान सभी की हत्या की है। मैं आपसे भी कुछ देर पहले कह रहा था, ये किसी के नहीं, ये जिन गांव वालों को बरगलाते हैं, जिन गांव वालों से ये कहते हैं कि नहीं हम तो आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं गांव वालों को ये मार रहे हैं। इन सभी पर नक्सलियों ने हत्या के बाद मुखबिरी का आरोप लगाया है। लेकिन ये नक्सलियों की बौखलाहट को दर्शाता है। इस पूरे मामले पर क्या कह रही है नक्सल एक्सपर्ट वनिका शर्मा, सुनिए। सरकार ने दोनों मोर्चों पे तीव्र गति से काम करना शुरू किया, ये एक बहुत अच्छी बात थी। अभी तक के या तो सरकारें डिफेंसिव मोड में काम करती थी, या एक एनालिस्ट के तौर पे बताऊं तो या फिर ऑफेंसिव मोड में काम करती थी। अन्य राज्यों की भी बात देखें तो इस सरकार ने दोनों मोर्चों पे समानांतर रूप से कार्य करना शुरू किया, यानी कि एक तरफ एक्सचेंज ऑफ फायर किया तो दूसरी तरफ एक्सचेंज ऑफ डेयर भी किया। आम लोगों की निशंस हत्या करके नक्सली आदिवासी विरोधी और विकास विरोधी होने का परिचय दे रहे हैं। लेकिन नक्सलियों की ये कायराना करतूत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ से जल्द ही नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह की गारंटी तो आपको याद ही होगी, 2026 तक का इंतजार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पाप की है या पुण्य की, ये आप तय कीजिएगा। अगली खबर कहते हैं महाकुंभ जाने से, गंगा नहाने से पाप धुल जाता है। ये सब कहने की बात है। पाप आप करके जाएंगे तो धुलेगा नहीं। आप पाप धोने के लिए ही पाप कर रहे हैं। किस तरह का पाप, देख लीजिए। पैसा चोरी करके कुंभ गए हैं, पहले पैसा चोरी किए हैं, अब कुंभ जा रहे हैं, और फिर क्या हुआ आपको पता है? कुंभ में ही पकड़ा गए हैं। ये कैसी श्रद्धा और भक्ति है भाई? पहले अपने ही मालिक के यहाँ लाखों की चोरी की और फिर महाकुंभ में स्नान करने चले गए। लोग पाप धुलने के लिए गंगा नहाते हैं, यहाँ पाप करके ही गंगा नहाने चल दिए। मामला बहुत हैरान करने वाला है, सुनकर चौंक जाएंगे आप। चलिए सब कुछ विस्तार से बता देता हूँ कहाँ का मामला है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का है। 25 जनवरी को खंडूपारा रोड पर मौजूद गगन मोटर शोरूम से 7 लाख रुपयों की चोरी हुई थी। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जब आरोपियों की पहचान हुई तो पता चला कि चोरी को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि शोरूम में काम करने वाला रितेश था, जिसने अपने साथी आकाश और शाहिद खान के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था। और सबसे हैरानी वाली बात क्या थी जानते हैं? चोरी करने के बाद आरोपी सीधा ट्रेन पकड़कर प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए और साधु संतों और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में अपनी पहचान छुपाकर पुण्य कमाने का ढोंग करने लगे। आरोपियों ने चोरी के पैसों से कुंभ स्नान किया और गंगा आरती की, देखिए, और साथ ही महंगे होटलों में खाना खाया और मस्ती की। लेकिन वो कहावत है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
आरोपी इतनी योजना बनाने के बाद भी पुलिस के चुंगल से बच नहीं पाए और 11 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने चोरों को ढूंढ निकाला। आगे बताऊंगा, लेकिन एसपी राहुल देव शर्मा क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। इनके पास से 4,73,000 रुपये बरामद हो गए हैं। इन्होंने कुछ रकम खर्च की है, कुछ रकम इधर उधर छुपाई है, इनसे और पूछताछ जारी है। कुछ रकम इन्होंने कुंभ में जो है वो कुंभ स्नान के दौरान खर्च करना बताया है। इन लोगों को वर्तमान में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चोरी के पैसों से पुण्य कमाने चले थे। गजब चोर हैं भाई। इनको लगा कि गंगा नहाने से सब पाप धुलते हैं, इनके भी धुल जाएंगे, लेकिन पुलिस ने चोरों को महाकुंभ से सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर महाकुंभ में जाना था तो मेहनत करते, पैसा जुटाते, फिर जाते। चोरी करके जाने की क्या जरूरत थी। फिलहाल अब कानून इनके पाप पुण्य का हिसाब करेगा और जेल के अंदर ही सारे पाप धुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और स्टोरी क्या है पता है आपको? पत्नी ने चैलेंज दिया तो पति गुफा में रहने लगे। ये हैं पति क्या? ये तो रंगीन मिजाजी दिख ही रहे हैं। ये मतलब खुशी से रह रहे हैं, गुफा में रह रहे हैं। इनकी प्रेमिका कौन थी, इनकी प्रेम कहानी जानना चाहते हैं? इनकी हंसी खुशी से लग रहा है कि ये परेशानी में बहुत खुश हैं। प्यार और जिद की एक कहानी बताता हूं जिसे देखकर आप शायद सहम जाएं। ये कहानी है एक पति की जिसने पत्नी की परीक्षा में पास होने के लिए अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों को वीरान कर लिया है। इनके घर में ना कोई बिजली कनेक्शन है और ना ही जीवन लाल का घर वालों से कोई कनेक्शन है। समझ गए आप? इनका भी कोई कनेक्शन नहीं, बिजली का भी कनेक्शन नहीं। ये है जीवन लाल साहू। सूट बूट और टोपी में दिख रहे जीवन लाल साहू पेशे से टेलर का काम करते हैं और सिलाई मशीन भी बनाते हैं। इसी से जीवन लाल का जीवन चल रहा है। जीवन लाल रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर धनेली गांव में रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज जीवन लाल साहू की कहानी इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे तो इसलिए कि जब विस्तार न्यूज़ जीवन लाल साहू से मिला और उनके घर पहुंचा तो उनके गुफा वाले घर को देखकर हमारी टीम सहम गई। जीवन लाल साहू का घर एक बंकर में बना हुआ है। घर के अंदर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। कदम कदम पर जमीन के धंस जाने का डर लगा रहता है। जीवन लाल साहू के घर में एक तहखाना भी है जो कि 20 फीट गहरा है। घर के अंदर उन्होंने एक कुआं भी बना रखा है और इन सब के साथ साथ जीवन लाल ने एक कार भी ढक रखी हुई है क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। जीवन लाल के घर से जब आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप भूल भुलैया में फंस जाएंगे। खास बात यह है कि इस घर को जीवन लाल ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मिट्टी और बांस बल्लियों से घर का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। जीवन लाल और उनके घर पर बनी हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं? सब कुछ दिखा देंगे हमारे सहयोगी रवि मेरी। दिखाइए भाई। रहता हूँ, अपने आप को धैर्यवान समझो तो वही में ज्ञान भरा हुआ है। हम ही बनाए हैं, हम ही पेंट किए हैं, सीमेंट मिट्टी से बना है। आओ जरा देखिए, ये मेरा सिलाई रूम है। हाँ। ये मेहमान का अतिथि घर है। तो बहुत झुक के जाना पड़ता है दादा। कारखाना है ना, मच्छरदानी लगा दो तो मच्छर का कोई प्रभाव नहीं होता। ब्लेजर सिले खुद? नो, शहर से। एक साल हुआ है, लिया हूँ। हाँ, तो ये पुराना है अभी। घर के नीचे कुआं बना है, मतलब गड्ढा गहरा है। यहाँ सीढ़ी है, वहाँ से मिट्टी निकाला गया है और मिट्टी निकाल के ऊपर घर पटाव बना दिया। तो ये कुआं कैसे बनाए आप इसको? थोड़ा खनते खनते पानी आने लग गया। बरसात के दिनों में कम जगह में पानी आ जाता है। डर इसलिए नहीं है कि डर देखे नहीं है ना, डर का काम किए नहीं है ना,
इसलिए डर दूर रहता है। अब आपको जीवनलाल साहू के इस वीरान जीवन के बारे में भी बता देता हूं कि आखिर जीवनलाल साहू ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं। जीवनलाल साहू और उनकी पत्नी का आज से 14 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। घर के काम को लेकर दोनों पति पत्नी ने झगड़ा किया। झगड़े में पत्नी ने चैलेंज दे दिया कि 7 साल मेरे से अलग रहकर दिखाओ, और अपने मायके चली गई। बस फिर क्या था, जीवनलाल ने अकेले सब कुछ कर लेने की जिद ठानी और कभी घर वापस ही नहीं गए। 14 साल बनवास नहीं, 14 साल से जीवनलाल साहू अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, बिल्कुल अकेले एक वीरान से बंकर के अंदर। उन्होंने खुद के जीवन को अपने घर की तरह वीरान कर लिया। जीवनलाल साहू के जिद की कहानी मैंने आपको पूरे विस्तार से दिखाई। आपको जीवनलाल साहू की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।